एक तरह से बोलो कि वो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस पर अगर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने पर उसकी शैडो में भी जो पैचेस वगैरह आएंगे उसको रिमूव करने में भी। क्या आपने ये वाला वीडियो देखा और ये, अगर ये दोनों वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्लासिकल रियलिज्म का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को शेड कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था उसके ऊपर आपने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, और इस वीडियो के बाद मैं सीधा उसी टॉपिक की ओर जाने वाला हूँ। तो सपोर्ट करते रहिए ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मार रहा हूँ, किस लिए? हमारा जो सर्कल है वो परफेक्टली ड्रॉ होना चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने सर्कल और जो शैडो है उसे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जो हमारा बेस लेयर है ना, वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब इसे बेस लेयर नहीं बोलेंगे, जस्ट मैं एक आइडिया लेने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि डार्कनेस हमारी कहाँ से कहाँ तक है, रिफ्लेक्टेड लाइट किधर आ रही है, शैडो का पार्ट कितना डार्क है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हमें स्टार्टिंग में ही सोचनी होती है, जब हमारा जो लाइट लेयर है ना, ये एकदम लाइट लेयर है। ओके, कैमरा में आपको डार्क लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही लाइट लेयर में भी लगा रहा हो। तो ये सारी बातें हम लाइट लेयर में ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था ना, वो आइडिया लेने के बाद अभी मैंने जो आउटलाइन थी हमारी उसे ब्लर कर दिया। ओके, फिर मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था कि यहाँ पे डार्कनेस आएगी, वहाँ वहाँ पे मैंने वो आउटलाइन थोड़ी सी डार्क कर दी। तो शेड किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ वो आप देखिए। लेयर बाय लेयर आपको काम करना है। तो शैडो परफेक्टली ड्रॉ हो गई। अभी इसके बाद जो मैंने ये वाली जो लाइन है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट आने वाली है। इसके अंदर हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट आने वाली, जो ऊपर से लाइट आ रही है वो सीधा ज़मीन से टकरा के उस बॉल में रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए हम उसे रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये है इसका कारण। तो यहाँ पर भी एकदम हल्की सी रोशनी होती है, एकदम हल्की सी, और उसके बाद जो हमारा डार्क वाला पार्ट है ना, वो शुरू होता है। अभी यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर जो डार्क वाला पार्ट है वो शुरू हो रहा है, और इसके अंदर में जो है ना, वो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है। इतना ही आप ध्यान में रखना। ओके, फिर जो डार्क वाला पार्ट होगा, उसके आगे जाते जाते जो हमारा मिड टोन है वो भी आएगा। उस मिड टोन को आपको किस तरीके से शेड करना है वो भी आप देखिए। आपको किस तरीके से अपनी पेंसिल के ऊपर कंट्रोल करते हुए मिड टोन को एकदम स्मूथली शेड करना है। कि ये सब आपको एक ही दिन में अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप मेरी वो वैल्यू स्केल वाली वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है आपको कि आप किस तरीके से वैल्यू स्केल बनाना सीख सकते हो। और वो अगर आपने नहीं बनाई या नहीं सीखी, तो आप क्लासिकल रियलिज्म में एक तरह से बोलो कि वो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर वो पास कर ली तो क्लासिकल रियलिज्म आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। वैल्यू स्केल के बाद आता है हमारा लाइट वाला पार्ट। वैल्यू स्केल अगर आपको ड्रॉ करना, शेड करना आ गया, तो लाइट को समझते हुए, डार्क लाइट के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट शेड कर सकते हो इस तरीके से, नीडेबल इरेजर और पेंसिल। बस जैसे आगे चल के मैं लाइट्स के ऊपर भी एक चैप्टर लाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको सारी कुछ जानकारी दूंगा लाइट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए, जितनी डार्कनेस मैं शैडो में दे रहा हूँ, उतनी डार्कनेस कहीं पर भी बॉल के अंदर मैंने दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस देनी है। ओके,
तो यहाँ पर जो मैंने अभी कैमरा स्विच किया है और आपको थोड़ा बहुत पार्ट अगर लग रहा है कि स्किप हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको क्या दिखाना है और क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो शैडो वाला पार्ट है वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे और ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत है, तभी जाके जो शैडो है वो शैडो की तरह लगेगी, है ना। तो वहाँ पर मैं और ज़्यादा डार्कनेस अप्लाई कर रहा हूँ। एक बात ध्यान में रखना, आप जब भी लेयर्स का यूज़ करोगे ना, तब आपकी जो पेंसिल है हमेशा शार्प करके रखनी है जब भी आप लेयर्स का यूज़ करोगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो डार्कनेस है ना वो अच्छे तरीके से आ पाती है और लेयर बाय लेयर जो काम है वो भी हमारा स्मूथली होता रहता है। इसलिए आपको पेंसिल को शार्प करना ये कंपलसरी चीज़ है। ओके, पेंसिल को शार्प करते हुए आपको लेयर्स का इस्तेमाल करना है। तो कुछ जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने अभी शेडिंग या कुछ सीखी होती है, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, जहाँ पे डार्क एरिया होता है ना वहाँ पर वो एकदम से डार्क कर देते हैं। आपने ये पूरा वीडियो अभी देखा है, यहाँ पर पहला कौन सा शेड था और अब कौन सा शेड है, सब कुछ प्रोसेस मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप किया है। पहले मैंने यही शैडो वाला पार्ट, पहले जो लाइट था ना एकदम लाइट, वही शैडो अभी पूरा डार्क है। बॉल के एग्जैक्ट नीचे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, वही जो शैडो है वो एकदम बड़ी बन गई है ना, तो जो बड़ा वाला पार्ट है जो एकदम फैल रही है हमारी शैडो। देखिए सिंपल सी बात है, हम जो भी सब्जेक्ट बना रहे हैं, चाहे लाइव हो या रेफरेंस लेके हो, उस पर अगर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने पर उसकी शैडो अगर बहुत लंबी बन गई है, बहुत ऐसी फैली हुई बन गई है, तो वो जितनी दूर तक जाएगी उतना वो शैडो ब्लर होता जाएगा, उतना ही वो शैडो लाइट होता जाएगा। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के नीचे ही जो शैडो रहेगी ना वो बहुत ज़्यादा डार्क रहेगी, शार्प रहेगी। आप ऑब्जर्व करने ही वाली चीज़। ओके, यही बात थी जो आपको मुझे बतानी थी। कंटिन्यू कीजिए आप। अब देखिए जो बॉल है वो एकदम स्मूथ बनाने का काम हमारा नीडेबल इरेजर करेगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे लाइट पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ, डार्क पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ। डार्क पेंसिल से जो पैचेस छूट रहे हैं ना वाइट एरियाज, तो उनको मैं लाइट पेंसिल से कवर कर रहा हूँ। तो ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, फिर जहाँ पे एकदम डार्क पैच पड़ गया मेरे से, वो डार्क पैच में नीडेबल इरेजर के यूज़ करके रिमूव कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप क्लासिकल वे में स्टडी कर रहे हो तब आपके पास ये वाला जो इरेजर है, नीडेबल इरेजर, ये कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लेकिन अगर आपने ले लिया तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। ओके, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो भी एकदम मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड में भी जो पैचेस वगैरह आएंगे उसको रिमूव करने में भी नीडेबल इरेजर ही मेरा मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैचेस वगैरह है वो किस तरीके से पड़ गए हैं, है ना। अभी ये सेकंड लेयर में अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो सब काम आपको लेयर्स में ही करना है। ओके, ऐसा नहीं कि कभी कभी आपको लेयर्स का इस्तेमाल करना है। आप चाहे पेंसिल स्केचिंग कर रहे हो, वाटर कलर, एक्रेलिक, कोई सा भी कलर मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें आपको लेयर्स का इस्तेमाल करना ही है। ओके, अब मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा तो मैंने रफ़ कर दिया। अभी रफ़ भी देखिए आप, मैंने जो डार्कनेस अप्लाई की थी बैकग्राउंड में वो कितनी आसानी से रफ़ हो रही है। इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट, ये वाली क्लिप मैंने संभाल के रखी, क्योंकि आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि लेयर्स में आप जब काम करते हो, धीरे धीरे से आप जब काम करते हो, तब उसे इरेज कर पाना, तब उसे रिमूव कर पाना कितना ज़्यादा आसान होता है। देखिए, होप सो आपको ये वीडियो लगा हो। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और एक और बात, आपने इससे पहले जो वीडियो के ऊपर सपोर्ट दिखाया था, सपोर्ट मतलब उस पर मेरे हिसाब से व्यूज़ अच्छे खासे आए थे, लेकिन कमेंट एक भी नहीं आया था। तो अगली बार व्यूज़ भले ही 20-30 आए, लेकिन कमेंट मुझे कम से कम 3-4 तो दिखने ही चाहिए। ओके, प्लीज़ कमेंट में आप अपनी फीलिंग्स लिख सकते हो, आप अपने टॉपिक्स लिख सकते हो, कुछ आर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप लिख सकते हो बेझिझक।
ट्राई करूँगा उन सारे सवालों का आंसर देने का। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।